मैं भारत बरस का हरदम अमित सम्मान करता हूं, यहां की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं। देश प्रेम से ओतप्रोत कविता की ये लाइनें उनकी देशभक्ति के लिए काफी नहीं है। द सक्सेस स्टोरी में आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े वकील उज्जवल निकम से। अपने देश प्रेम के जज्बे को कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया, जानेंगे उन्हीं से। लेकिन पहले देख लेते हैं उनका अब तक का सफर कैसा रहा। अपने सवालों से बड़े बड़े अपराधियों के छक्के छुड़ा देने वाले वकील, आतंकियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले स्पेशल प्रोसिक्यूटर, अदालत में हाई प्रोफाइल मुकदमों को अंजाम तक पहुंचाने वाले देश के सबसे बड़े सरकारी वकील उज्जवल निकम। महाराष्ट्र के जलगांव शहर के बैरिस्टर देवराव जी के घर जन्मे उज्जवल निकम ने यहीं से लॉ की डिग्री हासिल की और कई वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वकील रहे। बैरिस्टर पिता के बताए रास्तों पर चलकर निकम आज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए मिसाल बन गए हैं। निकम ने वैसे तो कई बड़े केस लड़े हैं, लेकिन पहली बार वो देश में चर्चित हुए 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस लड़ने के कारण। ये केस हाथ में लेने के बाद ही वो जलगांव से मुंबई आए। इसके बाद गुलशन कुमार मर्डर केस, प्रमोद महाजन मर्डर केस, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट, 26/11 मुंबई हमला और अबू सलेम समेत कई आतंकियों को सजा दिला चुके हैं निकम। लेकिन सबसे ज्यादा ख्याति उन्हें पाकिस्तानी आतंकी कसाव को मात्र 9 महीने में फांसी के तख्ते तक पहुंचाने पर मिली। निकम पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और वहां वो काफी पॉपुलर भी हैं। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित वो देश के एकमात्र ऐसे वकील हैं जिन्हें सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। 62 साल के निकम आज भी चुस्त दुरुस्त और काफी एनर्जेटिक हैं। तो उन्हीं से जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की कहानी। नमस्कार, द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक भट्ट और पब्लिक की डिमांड पर आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, या यूं कहें कि देश के सबसे बड़े काबिल और ख्यातनाम सरकारी वकील हैं। सर, स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। उज्जवल निकम साहब को हाल ही में पद्मश्री मिला है। सर, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। आपने इतने सालों की जो मेहनत की है, इसका ये परिणाम आपको मिला है, जो देशवासी गर्व अनुभव करते हैं कि जुडिशरी सिस्टम में कोई ऐसा सरकारी वकील भी हो सकता है जिसने देश के दुश्मनों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया। सर, सबसे पहले ये जानेंगे कि आपकी वकालत की शुरुआत जलगांव से हुई थी, तो जलगांव से आप मुंबई कैसे आए? मैं जलगांव में वकालत करता था। 93 जब बंबई में बम ब्लास्ट हुए 12 मार्च 93 को, उस वक्त बंबई पुलिस कमिश्नर एंड महाराष्ट्र इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक सर्वे किया था कि उनको एक अच्छा बंबई के बाहर का एक लॉयर चाहिए था कि जो सरकार की तरफ, बंबई पुलिस की तरफ से फाइट कर सके। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप 93 के बम ब्लास्ट की ट्राई करें, और मेरा जीवन पूरा बदला 93 के बम ब्लास्ट के बाद बदला, क्योंकि 93 के बाद अभी तक मैं पूरी महाराष्ट्र में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर करके घूमता हूं। कई बार मेरे अपॉइंटमेंट के लोग का मोर्चा लेके जाते हैं कलेक्टर के पास, गवर्नमेंट की तरफ। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मेरी डिमांड करते हैं, कॉमन मैन मेरे लिए कई भूख हड़ताल करते हो कि हमें ये चाहिए। इस तरह से लोगों के मन में प्यार, और उसी वजह से 93 के बाद अभी तक मैं सरकार का काम करता हूं। हालांकि मैं सरकारी कोई नौकर नहीं हूं, कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं हूं, फिर भी आज मुझे ये गर्व से मैं कहूंगा कि अगर लोगों के लिए अच्छा काम किया तो लोगों से आपको प्यार मिलता है, विश्वास प्रकट मिलता है। और ये हर बार महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर जब मैं जाता हूं, तब हर वक्त मुझे ये मालूमात होता है कि अगर हमारे जीवन में सफलता मिलनी है तो सिर्फ ईमानदारी और होशियारी नहीं काम आती, तो एक लगन, काम में लगन चाहिए, काम में एक आत्मविश्वास चाहिए, और एक लाइफ में हमारा एक मोटिव चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर ये मोटिव हमारे पास है तो मुझे लगता है कि हर कोई शख्स इस तरह से चुनौती पाकर भी सफल हो सकता है। सर, आपने बात कही मेहनत की, लगन की, ईमानदारी की, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो सबसे बड़ी पूंजी आपकी लगती है वो है आपका देश प्रेम।
अगर आप एक लॉयर हैं और आज आपको पता है कि जुडिशियल सिस्टम एक लॉयर, उम्दा किस्म के लॉयरों की बड़ी डिमांड होती है, हो सकता था कि आप लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते बड़े बड़े केस लड़के, तो आपने ये सरकारी स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर आपने ये काम संभाला, तो एक बार भी ऐसा मन में नहीं आया कि यार मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूं तो करोड़ों रुपया कमा सकता हूं और यहां पे मुझे क्या मिले? देखिए विवेक जी, मैं आपको तो कई सालों से पहचानता हूं। आपकी शुरुआत भी मुंबई से हुई थी। मुझे याद है कि जब मैं 93 में यहाँ आया था तब आप कोई दूसरे एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में काम करते थे। आपकी तरक्की देखो, आप गुजरात में चले गए, आज आप सक्सेस स्टोरी के माध्यम के कई लोगों का आप इंटरव्यू कर रहे। आपकी तरक्की क्यों हुई? और इस तरह से विचार अगर कोई आदमी लेगा तो देखिए, पैसा तो मुझे बहुत मिलने वाला था अगर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूंगा तो। कई बार लोग मुझे पूछते भी है कि सर हमारा ये आप ट्रायल चलाइए। मैंने कहा कि तुमने गुनाह किया है, मैं तुम्हारी ट्रायल चलाए। और तो आप सरकार के नौकर नहीं, फिर ऐसा क्यों? मैंने एक लाइफ का मेरा एक सिद्धांत है कि आम आदमी का विश्वास और प्यार जो मुझे मिलता है वो क्या सिर्फ पैसे मिलने से मिलेगा? हमारे देश में कई रिच लोग हैं, कई आदमी श्रीमंत हैं, लेकिन अपने जिंदगी में अगर कोई पैसा यही अंतिम ध्येय रखता होगा तो मैं कहूंगा वो नादान है। उसे ये पता नहीं है कि पैसा तुम्हें आखिर तक, लाइफ तक तुम्हें बचा नहीं सकता है। पैसा लाइफ चलाने के लिए चाहिए, लेकिन जो मुझे मिलता है वो सफिशिएंट है, ज्यादा मिलने क्या फायदा है? और इस सिद्धांत से मैं काम करता हूं। आपकी ये सिद्धांत सर देने के पीछे आपके पिताजी का हाथ था? बिल्कुल, मेरे पिताजी की इच्छा थी। देखिए, मैं तो बीएससी फर्स्ट क्लास, भी फर्स्ट क्लास था। उस वक्त तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट बन सकता था। हाई कोर्ट के लिए भी 15-20 साल मुझे पूछा गया था। मैंने कहा कि नहीं। मेरे पिताजी का कहना था कि तुम इंडिपेंडेंट काम करो, चाहे तुम वकालत किसी की भी करो, पर इंडिपेंडेंट काम करना होगा। मैंने थाम लिया था, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो एक स्वतंत्र वीर माँ थी। मेरी माँ ने ब्रिटिश के वक्त में ब्रिटिशों के खिलाफ यहाँ जो क्रांतिकारक थे उनको बहुत मदद करती थी। वो तो स्कूल में पढ़ती थी माँ उस वक्त तो। और उस वक्त क्रांतिकारक को, लोगों को जो वेपन्स थे, फायर्म साहब थे, वो बड़े बड़े बैग्स में भर के देना, उनको ये करना, उनको मदद करना, इस तरह से मेरे खून में जो है वो देश के लिए प्रेम। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हमारे नौजवान को कि अपने देश के प्रति पहले श्रद्धा रखो। पॉलिटिक्स करना ये तुम्हारी एरिया नहीं है। आजकल मुझे यही दुख होता है कि आजकल कॉलेज के लड़के कुछ लोग पॉलिटिकल से और पॉलिटिक्स में ज्यादा रुचि दिखाते। उनको आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि आपका वक्त, आपकी ताकत, आपकी पढ़ाई में खर्च करो। आपको यह देखो कि मेरी फैमिली किस तरह से सुखी हो, आपको यह देखना है कि मेरा स्टेट कैसे सुखी हो, फिर अब देखना है हमारा देश। पहले तो मैं कहूंगा हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए। और इस तरह से अगर आप सोच करते चलेंगे तो मुझे लगता है कि जिंदगी में आप जरूर सफल हो सकते हैं। सर, देशभक्ति की आपने बात कही। आज जो लॉयर्स हैं, आप भी जब कोर्ट में जब जाते हैं तो आपके अंदर सबसे पहला क्या विचार आता है कि आज मैं कोर्ट में जाके क्या करूंगा? देखिए, कोर्ट में जब जाता हूं तभी मैं पहले तो पुलिस ने जो पेपर्स देते वो तो पढ़ लेता हूं। फिर मेरा मकसद रहता है क्या आरोपी है, सही आरोपी है, क्या सही इसने गुनाह किया, क्या इसी को पुलिस ने झूठ मूठ तो नहीं फंसाया। ये मेरा काम रहता है। अगर मेरा जब मेंटल सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि नहीं इसने ही गुनाह किया है और इसने निर्दोष लोगों की हत्या की है, तो कतई मैं इसे छोड़ता नहीं हूं। सर, आपने बताया कि 93 का बम ब्लास्ट का पूरा 14 साल तक ये पूरा मुकदमा चला। इस दौरान इसके अलावा गुलशन कुमार का केस कहें, संजय दत्त का हाई प्रोफाइल केस कहें, इस दौरान बहुत सारे लोगों ने आपको अलग तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की होगी, आपको पैसों का लालच भी दिया होगा। ऐसे इंसिडेंट बने आपके? देखिए, एक बात आपको यह भी साफ बताना चाहता हूं। कई बार ये सवाल मुझे किया जाता है। देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी तो रहती है, जो फंसा हुआ रहता है उसको लगता है कि हमने बचना चाहिए, उसकी हर कोई कोशिश रहती है। देखिए, मैंने तो कई बड़े बड़े प्रेस्टिजियस के खिलाफ, लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाए, ट्रायल चलाए, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा फोर्स नहीं किया कि तुम ये ही करो। हाँ, जरूर उन्होंने ये कहने की कोशिश जरूर की कि भाई हमारा आदमी है,
हम उनको यही कहते थे, भाई साहब आपको क्या लगता है कि मैं बदनाम हूं? वो जरूर कहेंगे नहीं नहीं आपको नहीं। फिर आपका कहना क्या है? नहीं साहब आप ये छूटेगा कैसा, मतलब आप बड़े वकील लगा लो, अच्छे वकील लगा। इस तरह से अगर तुम उनसे बात करोगे, उनको ईगो को डिस्टर्ब न करते। अगर मैं ये कहूंगा नहीं नहीं मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, ये क्या बात बता रहे तुम, उसका ईगो डिस्टर्ब हो जाएगा। सिस्टम में रह के सिस्टम को जो स्पॉइल करते उनको खत्म करना चाहिए। तुम्हें सिस्टम में तुम्हें अच्छे बुरे लोग तो जरूर मिलेंगे, फिर बुरे मिलने के बाद तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि उसे माफ करना, उसको दिखा देना, उसको एहसास कर देना कि गलती आपकी हो रही है। आपकी चैनल के माध्यम के द्वारा पहली बार मैं कह रहा हूं कि कोई लोगों में क्या बुराई रहती है, किस तरह से तुमको ओवरटर्न आना चाहिए। और इसीलिए मैं हर वक्त यही सोचता हूं कि कोई भी मुझे इलीगल काम अगर कहेगा, अभी तो कोई मुझे कहता भी नहीं है, उनको मालूमात है कि ये सुनने वाला वक्त नहीं है, लेकिन पहली बार जब कुछ मुझे कहते थे तब उसको मैं किस तरह से ओवरटर्न कर देता था। सर आपने इतने बड़े बड़े क्रिमिनलों को, दाऊद इब्राहिम के साथीदारों को, याकूब को फांसी पे चढ़ाया, कसाब को फांसी पे चढ़ाया, लश्कर तैयबा से लड़े, गेट ऑफ इंडिया बॉम्ब ब्लास्ट, जवेरी बाजार बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत सारे केसेस, 600 650 के ऊपर, भूषण कुमार वाला हत्याकांड वाला, प्रमोद महाजन, इतने सारे केसेस आपने ये किए, आपको कभी थ्रेट महसूस नहीं हुई? क्या भय नहीं लगा आपको? देखिए पहली बात तो मैं जरूर कहूंगा, मैं आज तक जिंदगी में किसी का मैंने बुरा किया नहीं है। जिन लोगों को सजा हुई है मेरे कारण, उनको यह एहसास मैंने जरूर दिलाया कि तुमने जो बुरा काम किया उसकी ये सजा है। मैं जब अबू सालेम की केस के बारे में जब दलील कोर्ट में पेश कर रहा था, मैं जब कोर्ट में कह रहा था कि मर्चेंट ऑफ डेथ, ये मृत्यु का व्यापारी है, दुबई में रह के यहां मरवा देना लोगों को, वहां सुपारी लेना, इस तरह के काम करता था। मैं हमेशा आरोपी से बात करता हूं, जब दलील पेश करता हूं तब आरोपी की रिएक्शन देखता हूं कि क्या इस पे उठ रही है। उसे जरूर उस वक्त तो गुस्सा हुआ था। 3-4 दिन के बाद जब मैंने कहा हाँ अबू सालेम अबया कैसा लगा हमारी दलील आपको, अबया कहा कि साहब आप हमारे वकील बन जाते तो अच्छा था। ये सर्टिफिकेट नहीं था उसका, लेकिन मैंने उसको ये एहसास करवा दिया कि देख कानून का पंजा बहुत महंगा पड़ता है। मैंने ये भी कहा तू अच्छा लड़का था पहले, लेकिन बुरा बन गया क्योंकि बुरी संगत से, और इसका यही फल है। ये जब गुनहगार को तुम एहसास करवा देते हो ना, तो उसकी गुनहगारी भी कम हो जाती है। और डर लगने का ये सवाल जो आपने मुझे पूछा है, हाँ मेरे को सरकार ने तो सुरक्षा बहुत तगड़ी बहाल कर दी। आई एम इन द Z+ सिक्योरिटी, शायद देश में पहली पब्लिक प्रोसेस में जैसे Z+ सिक्योरिटी है। फिर भी मैं Z+ बात छोड़ दीजिए, जो तुम्हारे तकदीर में लिखा है वही होता है, जो मंजूर खुदा होता है। फिर भी उससे बड़ी बात मैं कहूंगा कि मेरा जन्म जो हुआ है वो हनुमान जयंती का, और मैं खुद को कानून का बड़ा बिग डॉन मानता हूं। तो कानून का बिग डॉन या छोटे मोटे डॉन से क्यों गिरे? बिल्कुल सर, ये ताकत हमने आपकी देखी है, हनुमान भक्ति भी आपकी देखी है। और जब भी आप कोर्ट में जाते थे तो आपके सामने हमने बहुत महसूस किया है। लगभग सारी ट्रायल्स मैंने अटेंड की है, और मैंने देखा है कि जब आप कोर्ट में जाते थे तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन के नहीं जाते थे, बल्कि एक कानून के सबसे बड़े पहरेदार बन के। आपके चेहरे पे वो चमक हमको दिखती थी, और उस वक्त आपको एक आरोपी दिखता था और उसका केस दिखता था। ये हमने खुद महसूस किया है। इवन कि कई बार जजेस ने भी आपकी जो दलीलें हैं उनको सराहा है कि वाकई ये सही काम आपने किया। इतने साल के एक्सपीरियंस में आपको क्या लगा? कई बड़े आरोपी छूट जाते हैं, ऐसे ही छूट जाते हैं, तो क्या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है? देखिए, दो बात मैं जरूर कहूंगा इस वक्त। मैं कानून को एक साइंस मानता हूं। जब कसाब की ट्रायल में चला रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रायल को 14 साल लग गए। लोगों के मन में एक डर था कि कसाब की ट्रायल को भी इतनी लंबी खींची जाएगी क्या, क्योंकि 12 जगह गुनाह हुआ था, 12 जगह चार्जशीट फाइल हुए थे। उनको एक कंसोलिडेटेड मैंने चार्जशीट दर्ज कर दिया था। लेकिन मैंने कसाब की ट्रायल में पहली बार हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में, कुछ जो फॉर्मल विटनेसेस थे उनका एविडेंस मैंने एफिडेविट पर लिया था।
550-600 विटनेसेस जो थे फॉर्मल विटनेसेस, उनका एविडेंस एफिडेविट में लेने के कारण सिर्फ डिफेंस को क्रॉस के लिए मैंने अवेलेबल, ये इसकी वजह से ट्रायल मैंने जल्द खत्म की। 9 महीने के अंदर ये ट्रायल एक अनोखी मिसाल बात कि आज पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत कमी आ रही थी। सीनियर पुलिस ऑफिसर डिटेक्शन कर तो लेते हैं, पर उनको ऐसा लगता है सीनियर पुलिस ऑफिसर आरोपी डिटेक्ट हुआ, आरोपी को गिरफ्त में लिया कि हमारा काम खत्म हो गया। और फिर जो पेपर्स वर्क है, डॉक्यूमेंट्स वर्क, वो अपने छोटे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, राइटर्स उनके पास सौंप देते हैं। ये राइटर्स जो रहते हैं पुलिस ऑफिसर्स के, ये उनके खास कॉन्फिडेंस के लोग रहते हैं। जो कॉन्फिडेंशियल उनकी काम रहती है, निजी काम, ये राइटर्स करते हैं। अभी राइटर का भेजा, उसे इतना कानूनी ट्रेनिंग नहीं रहता है, तो कुछ खामियां उसमें रह जाती है। मैं तो ये कहूंगा दावे से कि 60% केसेस जो एक्विट होते हैं, ये फॉल्टी डॉक्यूमेंटेशन के कारण होती है। मैंने कई बार सीनियर पुलिस ऑफिसर को कहा है कि इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स जो बनाना काम है, वो अच्छी तरह से काम पेपर्स वर्क चाहिए। कई बार ये खामियां इतनी बहुत रहती है कि उसकी वजह से आरोपी को फायदा मिलता है और वो पोस्टमार्टम कर लेते हैं और बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को मिल जाता है। इसलिए आज हमें जो सुधारना करना चाहिए, जो राइटर्स है इन्वेस्टिगेशन पेपर्स बनाते हैं, उनको एक लीगल ट्रेनिंग देनी चाहिए। दूसरी बात, ये कंप्यूटर का जमाना आ गया है, शॉर्टकट मेथड ये यूज करते, कट पेस्ट। एक गवाहदार का स्टेटमेंट ले लिया और दूसरा कट पेस्ट करके दूसरा गवाहदार। देखिए, 3 गवाहदार अगर कोई इंसिडेंट को रहते हैं, तो क्या 3 गवाहदार सिमिलर पोजीशन से देख पाएंगे? नहीं, अलग अलग ऑब्जर्वेशन रहता है कि नहीं। हमारे ये राइटर्स को समझ में नहीं आता है। राइटर्स तीनों गवाहदार के स्टेटमेंट स्टीरियोटाइप सिमिलर रखते थे, उससे डिफेंस को काम बन जाता है। इस तरह से इन्होंने आज भी इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। आप टेररिज्म और पाकिस्तान, ये दोनों को किस तरीके से देखते हैं? कि पूरे ये आतंकवादी है ना, इन्हें मजहब की जरूरत रहती, सिर्फ लोगों में डर पैदा करना और एक आतंक फैलाना, यही इनका मकसद है। कोई किसी का मजहब ये कभी नहीं सीखा था, लेकिन ये लोग झूठे तरह से मजहब का आधार जब लेते हैं, तो ये मजहब के भी गुनहगार बनते हैं। सर, 93 ब्लास्ट, एक देश के प्रति प्रॉक्सी वॉर की आपने बात करी। कसाब, वो देश को हिला देने वाली हरकत उसके 10 साथियों ने की 26/11 को। पाकिस्तान से हमेशा तार जुड़े। आप टेररिज्म और पाकिस्तान, ये दोनों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान में भी जाके आया। कसाब को फांसी देने के बाद भारत सरकार जो एक ऑफिशियल 4 लोगों का डेलीगेशन गया था, हम वहां के इस्लामाबाद में होम मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी से मिले थे, वहां डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ पुलिस, उनसे भी मिले थे। उनसे 8 दिन में वहां रुका था। मैंने ये देखा, वहां कुछ लोगों में एक इच्छा है कि ये टेररिज्म खत्म होना चाहिए, लेकिन कुछ चंद व्यक्ति पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते, कि अमन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में हमेशा एक तरह का बिटरनेस हो। वो लोग ये चाहते हैं कि टेररिज्म भारत में किस प्रकार किया जाए। और इसी वजह से आज भी 2008 की जो आतंकवादी घटना है, कसाब को तो फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन आज भी जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की साजिश, उसके बारे में पाकिस्तान में अभी तक पेंडिंग है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत कोऑपरेट नहीं करते। मेरा सवाल तो ये है, उस वक्त भी हमने कहा था, मैंने पाकिस्तान के ऑफिसर को यह बताया था, उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को यह बताया था। वो कह रहे थे कि इंडिया ने हमें सिर्फ डोसियर भेजे हैं, हमें सबूत नहीं दिया। हमने कहा कि जनाब, हमने डोसियर जरूर भेजा आपको, लेकिन कहा कि डोसियर भेजा हमने जो बम्बई में हमला हुआ। लेकिन ये हमला कैसे हुआ? आपने जो लोगों को गिरफ्त में लिया है, वो साजिश करता है। साजिश कहां हुई? तो बोले हमारे देश में हुई है। तो तुम्हारे देश में साजिश हुई है, तो साजिश के सबूत किसने ढूंढने चाहिए? उसके पास उसका जवाब नहीं था। देखिए, सीधी बात है, अगर तुम्हारे देश में साजिश हो तो सबूत तुम्हें ढूंढने चाहिए। पाकिस्तान में जाके भी चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, इस प्रकार उनका था।
हाँ, आपने वहां जाके पाकिस्तानियों का भी मुंह बंद करके आया। नहीं भाई, मुंह बंद करने की बात नहीं है, मैं कानूनी बात, उनके भी प्रोसिक्यूटर मेरे सामने थे, उनके भी प्रोसिक्यूटर बैठे थे, मैंने उनको भी कहा था कि ये अच्छा, इसीलिए मैंने डेविड हेडली की आज जो हमने गवाह किया था, क्योंकि मेरे पास तो एक आरोपी था, अभियुक्त, जो अबू जिंदाल करके था, जिस वक्त 26/11 से 28/11 तक आतंकी हमला बंबई पे चल रहा था, तब महाराष्ट्र का एक आदमी शख्स पाकिस्तान में गया था, वो कराची के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और यहां आतंकवादियों को सूचना दे रहा था, वहां से टेलीफोन से, इस तरह से करो, उस तरह से डिमांड करो, न्यूज़पेपर को ये संदेश भेजो। ये सब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सब ये इंटरसेप्ट किया था और उसे हमें पता चला था, कसाब के माध्यम से पता चला था कि एक इंडियन आदमी भी वो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। कौन इंडियन आदमी था? तो वो अबू जिंदाल था। अबू जिंदाल के खिलाफ फिर बाद में सऊदी अरब में पकड़ा गया, उसके खिलाफ ट्रायल चले। और जब मैंने देखा कि डेविड हेडली जो एक अमेरिका का आतंकवादी था, जिसने 26/11 के पहले हमारे देश में, बंबई में, दिल्ली में, गुजरात में रेकी की थी, यह डेविड हेडली की मदद से ही लश्कर तोयबा को पूरे फोटोग्राफ्स मिल गए थे। उस डेविड हेडली को सजा हुई थी 35 ईयर्स अमेरिकन कोर्ट में, और उसमें करार हुआ था कि भारत में वो सबूत देगा, पाकिस्तान में सबूत देगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस, लेकिन दोनों देश में नहीं जाएगा। अमेरिका ने मान लिया था। हमने कहा कि कांटा से कांटा क्यों नहीं निकालना चाहिए भाई। अंग्रेजी में एक कहावत है, सेट अ थीफ टू कैच ए थीफ। हमें पता था कि डेविड हेडली एक चोर है, लेकिन इस चोर के माध्यम के द्वारा हम बाकी के चोरों को क्यों नहीं पकड़े? यह आइडिया मैंने भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बताई। अजीत डोभाल जी ने एक्सेप्ट कर ली। मैं अमेरिका चला गया और उसके बाद फिर क्या हुआ, डेविड हेडली को हमने आरोपी किया। डेविड हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कह दिया कि साहब मुझे माफी दे दो, मैं पूरी बात बताता हूं। हमने कोर्ट को कहा था कि माफी दे दो उसको, पूरी बात बता देंगे। फिर उसने 8 दिन मैंने उसका एग्जामिनेशन चेक लिया। देखिए, ये जब डेविड हेडली की जब गवाही हुई तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि डेविड हेडली झूठा है, वो डबल एजेंट है। अरे भाई, मान सकता हूं कि अभी वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जो सबूत उसने दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए है, क्योंकि जब ये हमला चालू था, हमले के पहले और हमले के बाद डेविड हेडली और लश्कर तोयबा, देखिए डेविड हेडली और लश्कर तोयबा के आतंकवादियों में जो ईमेल करेस्पॉन्डेंस था वो कॉन्टेम्पररी रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड अमेरिका से मैंने मंगवाया, वो रिकॉर्ड कोर्ट में प्रोड्यूस किया, वो प्रूव हो गया। तो आदमी झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोल सकता। कानून का एक तत्व है कि मैन मे टेल लाई, डॉक्यूमेंट्स डू नॉट, सर्कमस्टेंसेस डू नॉट। और देखिए, ये सर्कमस्टेंस में पूरा दिखाते हैं। डेविड हेडली कहता था कि बड़े अंकल का क्या होगा, छोटे अंकल का क्या होगा। कब? 26/11 के बाद। तब हमने पूछा कि भाई तू बड़े अंकल किसको कह रहा है? तो उसने कहा कि हमने हाफिज सईद। छोटे अंकल किसको कह रहा? तो जकीउर रहमान लखवी को। क्या होने वाला था? उनको बोले, उनके पीछे अमेरिका ने प्रेशर डाला था हाफिज सईद को अरेस्ट करने का, इसका ये लिए। तो लश्कर तोयबा ने बताया कि आप चिंता मत करो डेविड हेडली, ये सुपरफिशियल हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है। इस तरह से हमने पूरा एविडेंस किया था। सर, क्या आपको लगता है कि हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग कभी भारत में आ पाएंगे, या उनके खिलाफ उनके गुनाहों की सजा उन्हें मिल पाएगी? देखिए, आखिर हाफिज सईद या जकीउर रहमान वो तो उनके लोग हैं। जब दाऊद इब्राहिम हमारा इंडियन नेशनल होने के बाद भी पाकिस्तान उसे छिपा के रखता है, पाकिस्तान उसे नकारता है कि हमारे देश में नहीं है, पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोलता है, तो क्या आपको उम्मीद है कि वो हाफिज सईद को जकीउर रहमान लग देंगे? नहीं देंगे। और अमेरिका भी उस पर दबाव नहीं डालेगी, क्योंकि अमेरिका को भी एक डर है कि अगर पाकिस्तान से कुछ किया गया तो चीन के ताबे में चला जाएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान मजाक कर रहा है और अमेरिका भी दोनों जगह पे खेल रहा है। देखिए, मैं इस बारे में नहीं कहूंगा कि अमेरिका दोनों बार, अमेरिका में भी एटमॉस्फेयर काफी अभी चेंज हुआ है। अमेरिका को भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह से
ये आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाता है और हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों को पोसता है, ये भी अमेरिका को पता है। सर, आपको लगता है कि सारी दुनिया को एक साथ जुड़ के अब आतंकवाद से लड़ना चाहिए, वरना ये आतंकवाद सारे देशों को परेशान करेगा और कर रहा है? ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आज यही स्थिति होनी चाहिए कि पूरे ये आतंकवादी हैं, ना इन्हें मजहब की जरूरत रहती, सिर्फ लोगों में डर पैदा करना और एक आतंक फैलाना, यही इनका मकसद है। कोई किसी का मजहब ये कभी नहीं सीखा था, लेकिन ये लोग झूठे तरह से मजहब का आधार जब लेते हैं तो ये मजहब के भी गुनहगार बनते हैं और इसलिए दुनिया ने पूरी तरह से इकट्ठा आना चाहिए। जब मैं न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म की कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया 3-4 साल पहले, तब मैंने यही कहा था, काउंटर टेररिज्म को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की थी, वही कहा था कि भाई पहले तो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस सिंप्लीफाइड करो। आज अगर हमारा आतंकवादी पाकिस्तान में छुपा हुआ है तो हम उसे नहीं ले पाते। अगर हमारा एक्सट्रेडिशन, हमारे इंग्लैंड से एक्सट्रेडिशन है, क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड से हमें तुरंत मिल जाता है? नहीं मिलता है। इंग्लैंड में भी बाकायदा कानूनी प्रोसेस की जाती है, एक्सट्रेडिशन ऑफेंस बनता है कि नहीं ये देखा जाता है, और इस तरह से जो कानूनी तरकीबें चली जाती है उसे शॉर्टकट करना चाहिए। सर, फॉरेंसिक एविडेंस जो अब बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एफएसएल काफी अच्छा काम करती है, ऐसे एविडेंस का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है पूरे केस पे? देखिए, साइंटिफिक एविडेंस बहुत अहम रहता है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही हम कुछ ऐसी बातें साबित कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आई विटनेस अकाउंट। सर, एक आखिरी सवाल कि आप लॉयर हैं, आपके अंदर देश प्रेम खून में है, आपकी माताजी स्वतंत्रता सेनानी रही, पिताजी आपके जज बैरिस्टर थे। आप इतनी सारी चीजें कैसे याद रखते हैं? आपकी याददाश्त, हमने देखा है जब हम 26/11 के ट्रायल कोर्ट में थे, हम 93 का देखा है, प्रमोद महाजन का ट्रायल देखा है, आपको छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बात भी आपके जुबान पे होती थी और तुरंत दलील करते थे, हमने देखा है बड़े करीब से आपको। ये इतना सारा आप याद कैसे रखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अपना मन स्वच्छ रखना चाहिए, कॉन्शियस क्लियर। रात को जल्दी सोना चाहिए, 10:30 बजे के बाद सोना ही चाहिए, 10:30 बजे ही सोना चाहिए, और सुबह 5 बजे उठना चाहिए, और 6 बजे में जिम में जाना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आदमी को हर कोई पेशा में, चाहे आपका पेशा हो, मेरा पेशा हो, स्ट्रेस आता है, जो प्रेशर, वर्क प्रेशर रहता है, कई चिंता ऐसी रहती है। कई बार चिंता तो मुझे भी लगती है कि इसका क्या होगा, इससे कैसे करूं, ये इन्वेस्टिगेशन में तो फॉल्ट हो गया, इससे मैंने कैसे। अभी देखिए, एक्सपेक्टेशन आदमी के ज्यादा बढ़ जाते हैं, तुम काम अच्छा करो तो कई काम में तुम्हें अगर खराब हो गया तो लोग बोले अरे ये कैसे फेल हो गए भाई, ये होने के बाद भी कैसे फेल हो गए। उनको ये पता नहीं रहता, क्योंकि मेरा सक्सेस है, सिर्फ मेरा सक्सेस नहीं रहता है, ये मेरे पीछे काम करने वाले छोटे पुलिस, गवाहदार, इनका सक्सेस रहता है। अगर वो अनपढ़ हो, गवाहदार अनपढ़ हो, अगर फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन पेपर्स हो, तो मैं कैसे सक्सेस कर पाऊंगा। फिर भी लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, उज्जवल निकम है तो सक्सेस चाहिए। तो इसीलिए स्ट्रेस जब होता है तो आदमी को स्ट्रेस से ज्यादा तकलीफ होती है। ये स्ट्रेस निकालने के लिए तुम्हारा शारीरिक व्यायाम ये जरूरत है। और मेमोरी जब है, मैंने पहले भी कहा था कि अच्छी सोच और प्रामाणिक विचार ये अगर रहे तो आप आपकी ईमानदारी नहीं तो मेमोरी भी आपको अच्छी तरह से बढ़ जाती है। उससे कोई टॉनिक नहीं लेना चाहिए, खुद पर आत्मविश्वास चाहिए। इसमें कोई रामदेव बाबा की योग विद्या भी काम में नहीं आती है। सर, आप इतने सारे केसेस लड़ते हो, आपने ये है 3 राष्ट्रपतियों ने आपको अभी तक अवार्ड से नवाजा है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं खुद को खुद नसीब इस मानता हूं कि भूतपूर्व भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, इन्होंने महाराष्ट्र में आके मुझे एक स्वातंत्र वीर ये बड़ा रिवॉर्ड दिया था। ये देश सेवा के लिए दिया जाता है महाराष्ट्र में, ये दिया था। फिर उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनके हस्ते मुझे डॉक्टरेट पदवी
कॉन्फर ऑनररी डॉक्टरेट यहाँ पुणे के एक यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट डिग्री बहाल की थी, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम के से। और अभी 26 अभी ये जनवरी को मुझे भारत के अभी राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी साहब ने मुझे पद्मश्री बहाल की। और मैं जरूर कहूंगा कि देश में मैं पहला ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होऊंगा कि जिसे 3 राष्ट्रपति के हाथ से मुझे नवाजा गया। एक इमोशनल मोमेंट हुआ होगा उस समय जब मैं खुद को बहुत नसीबवान मानता हूं। मेरे माता पिता की भक्ति और उनके आशीर्वाद और तमाम आपके जैसे मेरे दोस्त लोगों की सदिच्छा के कारण ही और आपके व्यूअर्स के सदिच्छा के कारण भी ये मुझे मिला, ऐसा मैं मानता हूं। सर, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मलाल रह गया है कि ये काम मैं नहीं कर पाया और उसे करना चाहता था लेकिन? देखिए, ये मैं सोचता नहीं। अगर ऐसा सोचने लगूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और अगर दुखी हो जाऊंगा तो सोच में पड़ जाऊंगा, और सोच में पड़ जाऊंगा तो मेरा काम नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मैं ये जरूर मानता हूं कि कभी कभी अपना एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो जाता है, और इसलिए डाउन टू अर्थ हमेशा जिंदगी में रहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं कई बार गुस्सा करता हूं, जरूर। आपने भी कई बार देखा हाँ, बिल्कुल कि मीडिया को लोगों को मैं बहुत नजदीक भी नहीं आने देता और बहुत दूर भी नहीं जाने देता। एक सीमित रखना, लक्ष्मण रेखा तक रखना, ये जरूर होता है। सर, आप हनुमान भक्त हैं, आप जिम करते हैं, ये हमने देखा है। इसके अलावा आपका कोई शौक है मूवीज का, संगीत का या पढ़ने का? अभी देखो, शौक तो अभी नहीं है, पर 93 के पहले मैं जब जलगांव में था, आई एम अ गुड डॉग ट्रेनर। मेरे पास, मुझे डॉग की बहुत हॉबी थी। मेरे पास 2 अच्छे डॉग्स थे, एक जर्मन शेपर्ड था, एक दूसरा था वो बॉक्सर था। तो मैंने उनको बहुत इस तरह से ट्रेन किया था कि पुलिस डॉग के भी बढ़ के आगे वो ट्रेन डॉग बन गया। और मैंने खुद नोट्स उसके निकाला था, डॉग साइकोलॉजी। और इसलिए मैं कोई भी अनपढ़ गवाहदार रहूंगा तो मैं उसे पूरे तरह से उसे मालूमात कर लेता, उसको विश्वास में बताता हूं कि किस तरह से बयान आपको देना चाहिए कोर्ट में, पुलिस ने क्या बयान दिया, आपका कोर्ट में क्या बयान चाहिए, किस तरह से आना चाहिए। इस तरह से जब मैं कुत्ते का विश्वास हासिल कर पाता हूं तो आदमी का तो जरूर विश्वास हासिल कर पाऊंगा। और मुझे बहुत मजा आती थी उस वक्त, क्योंकि डॉग से खेलना, डॉग से उसे ट्रेनिंग कर देना, उसे अपनी भाषा लैंग्वेज समझना, तो कोई लैंग्वेज समझ, डॉग बहुत ईमानदार रहता है और he behaves very nicely with me। सर, थैंक यू सो मच। आपने हमसे इतनी सारी बातें की और हमारे तमाम व्यूअर की तरफ से आपको सलाम है। विवेक जी, धन्यवाद। आप इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें। बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं आपसे, और हम ये आशा करते हैं कि आपका इंटरव्यू देश के तमाम लॉयर भी देखें, LLB के स्टूडेंट भी देखें और आपके पद चिन्हों पे चलें, ताकि देश के आने वाला कल जो है वो बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।